हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे वो है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर की बैकग्राउंड ये है कि ये नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथा है उनकी, उसी से लिया हुआ एक भाग है। और इसमें नेल्सन मंडेला ने अपने एक्सपीरियंस जो इनके साथ गुजरे थे उसको बताने की कोशिश की है कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड, जो नस्लवाद की सरकार थी, और उस सरकार के तहत जो जुल्म होते थे, जो भेदभाव होते थे, जो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, उन सब के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। और नस्लवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें गोरों को एक ऊंचे दर्जे के नागरिक के तौर पे साउथ अफ्रीका में रखा गया था। उनके साथ उसी तरीके से ट्रीट होता था। उनको बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिली हुई थी जो कि जो गोरे नहीं थे उनको नहीं मिली थी। और इसलिए जो गोरे नहीं थे उनको बहुत ही दुख, तकलीफ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और इनके साथ एक हद तक कह लें कि जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वो गोरे नहीं थे। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई की सुबह, जिस दिन मुझे साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे मुझे जो है शपथ लेनी थी, वो दिन बहुत साफ सुथरी थी। और विश्व के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हुए थे इस समारोह में भाग लेने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ओकेजन था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में कि इतने बड़े बड़े लोग पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर आए थे अपनी शुभकामनाएं देने और इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए, जब पहली बार एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन उस देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा था। और ये जो प्रोग्राम हो रहा था, ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स का जो एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर एक स्टेडियम की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं होती। और ये वही जगह थी जहां पहले गोरों का राज था, उनकी सरकार का यहाँ शासन था। लेकिन आज बात पलट गई थी और आज जो है यहाँ एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही थी। उस दिन मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। पहले जो डी क्लार्क थे उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जो है उन्होंने अपनी शपथ ली। फिर थामो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। और जब मेरी बारी आई तो मैंने जब लोगों को संबोधन किया तो उनसे ये कहा कि जो भी मैं करूँगा वो इस देश का जो संविधान है, इस देश की जो जनता है, उसकी भलाई के लिए करूँगा। क्योंकि आज हमें एक नई आज़ादी मिली है। आज हमारे लिए एक नए खुशी का दिन है, एक नया इतिहास बनने जा रहा है जिसपे कि सारी इंसानियत को गर्व हो। वो फिर कहते हैं कि देखो समय का जो बदलाव है वो कैसा है कि कुछ ही समय पहले हमें अपराधी माना जाता था, लेकिन आज वही लोग जिन्हें अपराधी माना जाता था वो संसार के कोने कोने से आए हुए जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी मेजबानी कर रहे हैं। और अब जब हमें आज़ादी मिल गई है तो हम इस बात की भी कसम खाते हैं कि जो भी करेंगे, जो सरकार बनाएंगे, वो सरकार हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए काम करेगी, ताकि जितनी भी जनता है उन सबको समान अधिकार मिले और जो ईश्वर है इसकी कृपा बनी रहे साउथ अफ्रीका के ऊपर। और जब ये संबोधन कर रहे थे जनता को तो उसी वक्त जो है, जो मिलिट्री है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने अपने प्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह जो परेड निकालते हैं, उस तरह का माहौल वहाँ पे बना। वो उन्होंने भी आसमान में उड़ के इस बात का जश्न मनाया। और ये जश्न सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं था कि एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत था कि देखें, आप जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका की जो आर्मी है, जो इसकी सेना है, वो भी आपके साथ है। और इसके साथ ही नेल्सन मंडेला को जो सेना के या जो पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, वो उन्हें सलूट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और ये भी एक इत्तेफाक है कि कुछ अरसे पहले यही पुलिस के बड़े लोग, यही सेना के जनरल्स अगर इन्हें देखते नेल्सन मंडेला को तो शायद इन्हें गिरफ्तार कर लेते। लेकिन आज यही लोग मुझे सलूट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है साउथ अफ्रीका के सिस्टम में। उस दिन इस समारोह में 2 नेशनल एंथम बजे। एक नेशनल एंथम उनका था जो गोरों का था, एक नेशनल एंथम कालों का था। और दोनों ही बजे
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कालों को पता था कि गोरों का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, उसके बोल क्या हैं। ना गोरों को ये पता था कि काले जो गा रहे हैं उस नेशनल एंथम के बोल क्या हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के नेशनल एंथम को पहले पसंद नहीं करते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि मुझे आशा है कि शायद आने वाले समय में ये दोनों एक दूसरे के जो राष्ट्रीय गान है उसको पसंद करें, उसके बोल इन्हें याद हो जाएं। और ये जो अपार्थाइड या जो नस्लवाद का जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में खड़ा हुआ था, उसका कारण ये था कि साउथ अफ्रीका में अंग्रेज भी थे, साउथ अफ्रीका में डच लोग भी थे, क्योंकि कॉलोनियलिज्म का जो है जमाना था। यूरोप से लोग जा जा के दूसरी दूसरी जगह पे अपनी कॉलोनियां बना रहे थे। पहले तो ये एक दूसरे को पसंद नहीं आए। गोरे लोगों ने दूसरे गोरे लोगों के साथ लड़ाई की, जिसे कि एंग्लो बोर वॉर भी कहा जाता है। लेकिन बाद में इन्होंने फिर सुलह कर ली अपने में। सुलह करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि हम गोरे गोरे क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ना हाथ मिला लें और एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि हमारे लिए काम करे, दूसरों की कोई परवाह नहीं, जो गोरे लोग हैं उनके लिए काम करें। और फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे नस्लवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोरों को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऊंचे दर्जे का नागरिक बनाया गया और कालों को या दूसरे रंगों के लोगों को निचले जाति का नागरिक। और ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है कि ये कितना जुल्म करने वाला सिस्टम था, कितना भेदभाव करने वाला सिस्टम था। लेकिन आज जो हमें आज़ादी मिली है, ये मेरे उन लोगों की बदौलत आया है जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस सिस्टम का विरोध किया। और आज ये लड़ाई मुझ तक आकर ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब जो है सिस्टम में बदलाव आया है। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस ये रहेगा कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाया, और ना ही वो लोग ये देख पाए कि उनकी कुर्बानियों का क्या असर आया है, क्योंकि इनमें से कई जो लोग हैं वो शहीद हो गए थे। नस्लवाद ने जहाँ इस देश को इतना सताया है, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी बात ये हुई है कि इसने ऐसे लोग भी हमें दिए जिनकी मिसाल बरसों तक कायम रहेगी, जैसे कि ओलिवर ताम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथेली। ये ऐसे लोग थे जो शायद अब पैदा नहीं होंगे, और ये ऐसे हालात ही थे जिसके कारण ऐसे लोगों का जन्म हुआ। क्योंकि अगर सिस्टम इतना जाति वाला नहीं होता, इतना जुल्म करने वाला नहीं होता, तो शायद ऐसे महान लोग भी पैदा नहीं होते। और ये वही लोग हैं जिनसे मैंने सीख ली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने भेदभाव खत्म करने के लिए आंदोलन किए। और ये ऐसे लोग थे, इनके ऊपर अत्याचार होते रहे लेकिन ये झुके नहीं, ये टूटे नहीं। और इन्हीं लोगों को देख के मैंने समझा कि जो हिम्मत है, इसका मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि डर होते हुए भी डर पे काबू पाकर किसी चीज को अगर आप करते हो तो उसे हिम्मत कहा जाता है। जब कोई पैदा होता है तो उसके अंदर नफरत नहीं होती है, नफरत बाद में डाली जाती है। अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं, ये मेरा मानना है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी कई बार जब मेरी हिम्मत टूटने लगती थी तो उस वक्त एक बहुत छोटी सी हल्की सी आशा की किरण मुझे दिखाई देती थी, भले ही वो एक सेकंड के लिए हो। और वही चीज मुझे अपने विश्वास पे अटल रहने देती थी। इस जिंदगी में हर आदमी के दो फर्ज होते हैं। एक फर्ज होता है उसका अपनी फैमिली की तरफ, और एक होता है उसका अपने समाज और देश की तरफ। लेकिन मुझ जैसे आदमी के लिए, मतलब जिसकी स्किन का कलर ब्लैक हो, उसके लिए इन दोनों फर्जों को निभाना मुश्किल था। क्योंकि अगर वो समाज में जो हो रहा था, जो सिस्टम में जो हो रहा था, उसके लिए अगर अपनी आवाज़ उठाता तो फिर उसे सज़ा दी जाती थी, उसे घर से दूर कर दिया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर आज़ादी की चाह नहीं थी। मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। मैं आज़ाद था कि खेलूं, घूमूं, फिरूं, खेतों में जाके जो गेहूं की बालियां हैं उसे भून के खाऊं। मुझे लगता था कि जब तक मैं अपने परिवार की बात मानता हूं, मैं अपने समाज में की बात मानता हूं, तब तक मैं आज़ाद हूं और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं, मेरी आज़ादी तो पहले से छिन चुकी है। और बाद में ये आज़ादी की चाहत और ज़्यादा होती गई कि मैं साबित कर सकूं कि मैं काबिल हूं, मैं कमा सकूं, अपना परिवार बसा सकूं।
फिर मैंने देखा और समझा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जो भाई बहन या जो मेरे देश के दूसरे लोग थे वो भी मेरी तरह आज़ाद नहीं थे। मैंने ये भी देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो मेरी तरह दिखता था, मतलब जो काले रंग का था, उन सभी की आज़ादी छीनी जा चुकी है। और इस तरह आज़ादी की एक भूख मेरे अंदर बढ़ने लगी। और ये भूख जो आज़ादी की थी, ये चाहती थी कि मेरी भी एक अच्छी लाइफ हो, एक सम्मान लाइफ में मुझे मिले। और इसी चीज ने एक डरे हुए नौजवान को फिर हिम्मत वाला बना दिया। मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई छोटी मोटी भी आज़ादी थी तो मैं उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे देश के जो दूसरे लोग थे वो लोग आज़ाद नहीं थे। अगर वो आज़ाद नहीं है तो फिर मैं कैसे आज़ाद हुआ? और फिर मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि जो आज़ादी आपसे छीनता है वो भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो आपसे नफरत करता है और इसलिए आपकी आज़ादी वो छीनना चाहता है। लेकिन जो आदमी नफरत के साथ जीता है वो भी तो नफरत का कैदी है और इसलिए वो आज़ाद नहीं है। और इस तरह जो आज़ादी छीनता है और जिसकी आज़ादी छिन गई होती है, ये दोनों ही अपनी इंसानियत से वंचित रहते हैं। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का एनालिसिस। तो होपफुली आपको इसको समझने में आसानी हुई हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।